तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं कि टू फाइंड ऑन एक्सप्रेशन फॉर गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ये तीसरा यूज़ है डायमेंशनल एनालिसिस का। इससे पहले हमने कुछ यूज़ देख चुके थे। जैसे कि हमने देखा था, पहला यूज़ देखा था कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। उसके कुछ मैंने क्वेश्चन भी तुम्हें करा दिया था क्लास में। दूसरा हमने देखा था, जैसे यही वाला जो ऊपर दिख रहा है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन टी इक्वल टू पाई रूट एल बाई जी। हम पहले ही कर चुके हैं इसको कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन टी है और राइट हैंड साइड की देखो एल की एल और जी की एल टी माइनस टू। एल कट गया, टी माइनस टू टी स्क्वायर टी आ गया। तो हमने पहले ही पढ़ चुके, ये इक्वेशन करेक्ट है। दूसरा हमने क्या किया रहा, यही फार्मूला लिया था, इसी को हमने एक्सप्रेशन निकाला था। हमने क्या किया रहा कि समझ लो टाइम पीरियड लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन निकालो। तो हमने क्या किया था स्टूडेंट कि लेफ्ट राइट साइड में जैसे लिखा टाइम पीरियड, तो उसका लिख दिया डायमेंशन, लिख दिया टी। राइट साइड में क्या लिखा रहा, एल, एल के ऊपर ए लिख दिया रहा, जी के ऊपर बी लिख दिया रहा। फिर ए और बी की वैल्यू निकाल के पुट कर दिया था और आंसर आ गया था। आज हम थर्ड एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं यूज़ इसका, वो है टू फाइंड आउट। ये सवाल अपन एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि जो अपन ने एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। जैसे अपन ने फोर्स लिया था, तो उसका हमने एम एल टी माइनस टू लिख दिया था डायमेंशन। फिर एम के पावर ए, बी के ऊपर बी लिख दो और आर के ऊपर सी लिख दो। अब हमने क्या किया, देखो डायमेंशन लिख दिया फोर्स की, एम एल टी मास की एम हो गया, फोर्स की एम एल टी माइनस टू, मास का एम, वेलोसिटी की एल टी माइनस वन, आर की एल। अब दोनों साइड को मैंने कंपेयर कर दिया रहा, तो देखो ए कितना आ गया 1, बी प्लस सी किसके बराबर 1, माइनस बी इक्वल टू माइनस टू, और तो बी इक्वल टू 2 हो गया। अब 2 प्लस सी इक्वल टू 1, तो सी इक्वल टू माइनस 1। तो एफ एम वी स्क्वायर बाय आर हमारा फार्मूला हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो करना है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो अब हम कन्वर्ट करेंगे वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तीसरा एप्लीकेशन जो मैं पढ़ाया नहीं हूँ, तो पहली बार देख रहा हूँ। देखो बिल्कुल सिंपल, ध्यान दो। समझ लो मेरे को दिया कोई भी चीज़ एम के एस यूनिट में दी है और उसको कन्वर्ट करना सी जी एस में, ठीक। तो समझ लो एक सिस्टम में समझ लो वैल्यू दी है फोर्स की, कुछ भी दे दिया है। फोर्स की यूनिट होती है एस आई, न्यूटन होती है, छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। और सी जी एस यूनिट डाइन होती है। तो मैंने को सपोज़ करो न्यूटन और डाइन में कन्वर्ट करना है कुछ। तो एक साइड समझ लो सी जी एस यूनिट ले लिया। अब देखो मास एम वन एल वन टी वन अलग अलग वैल्यू होगी मास की। एक में ग्राम होता है सी जी एस में, एस आई में किलोग्राम होता है। तो देखो सी जी एस में एम वन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एस आई में एम टू कर रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग बेटा रहता है वो मास के। ग्राम है दूसरे में के जी। लेंथ जैसे एक में एल वन है दूसरे में एल टू लेना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि लेंथ की क्या होती है, एल टू होती है। या थोड़ा लिखने में गलती हो गया, इसको कॉपी में सुधार लेना, प्लस नहीं है ये सब, इंटू एम टू ए इंटू एल टू बी इंटू टी टू सी है ना। तो अब इसमें क्या बच्चों देख रहे हो कि L1 मीटर है तो दूसरे में सेंटीमीटर होगा, अलग होगा। टाइम एक में T1 है दूसरे में T2 रहेगा, लेकिन वो सेम रहता। अभी लिख दिया ज़रूर जब सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल, क्योंकि दोनों यूनिट में टाइम सेकंड में ही रहता है। अच्छा, अब डायमेंशन देखो सेम है, क्योंकि वेलोसिटी तो दोनों साइड है। फोर्स लेफ्ट साइड में भी एक यूनिट में भी फोर्स कहलाएगा, दूसरे में भी, तो डायमेंशन सेम रहेगी। इसलिए देखो मैं ए बी सी दोनों में ले जाऊँ, लेफ्ट साइड में भी ए बी सी, राइट में भी। अच्छा, अब जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यूज इक्वल का बीच में साइन, इक्वेशन माने बराबर होता है, छोटी क्लास में पढ़े हो, माने बाएं तरफ में जो भी चीज़ है दाएं के बराबर है। तो जब समझ लो बाएं तरफ किलोग्राम है, दाएं तरफ के ग्राम है, तो दोनों बराबर तो है नहीं, इसलिए N1 N2 शुरू में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो लेफ्ट साइड में N1 कर दिया, राइट साइड में N2 कर दिया। तो मैं N2 निकाल लिया, तो N2 इक्वल टू N1 हो गया, और M1 अपन M2 राइट साइड से लेफ्ट साइड में लिया है सबको। तो ये फार्मूला बन गया हमारा। अब हम इसका यूज़ करते हैं। देखो हमने इसका यूज़ किया, देखो ये किया हमने यूज़, कन्वर्ट किया 1 न्यूटन को डाइन में। जैसे तो कुछ बिल्कुल सिंपल, देखो 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना। न्यूटन एस आई यूनिट है, याद रखना। न्यूटन कौन सी यूनिट है, एस आई या एम के एस, दोनों सेम रहती है कुछ जगह। तो न्यूटन 1 लिख देना N1 की जगह, N2 की वैल्यू निकालना। अब ऊपर न्यूटन लिखा हूँ
तो ऊपर जो भी चीज़ें रहेंगी उसको 1 लिख दिया मैंने, न्यूटन को जिसको बदलना उसको N1 ले लेना। अच्छा, अब न्यूटन है तो ऊपर कौन सी यूनिट आएंगी, सब तुम्हारी SI यूनिट, मास की SI यूनिट केजी, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड। तो ये लाइन से हमारी यूनिट हो गई। अच्छा, उसके बाद नीचे आया तुम्हारा, इधर देखो ये हो गया तुम्हारा, तो मास की क्या हो गई, केजी हो गई। अच्छा, नीचे M2 में नीचे यूनिट दूसरे पर बदलना है टाइम में, तो नीचे सेंट माने तुम्हें CGS यूनिट ले लेना। तो मास की देखो M2 ग्राम, लेंथ की सेंटीमीटर, टाइम की सेकंड। अब ऊपर चेंज करो, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम इक्वल टू कितने ग्राम होता है, 1000। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, टाइम तो दोनों में सेकंड चेंज नहीं करना है। तो कितना आ गया, 100, 1000 इंटू 100, 10 टू द पावर ऑफ 5। तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना आ गया, 10 टू द पावर ऑफ 5 डाइन आ गया। क्योंकि 1 न्यूटन लिए है तो जो N2 रिप्रेजेंट कर रहा है वो डाइन में कितनी वैल्यू आएगी, 10 टू द पावर ऑफ 5 डाइन। चलो ये हो गया। अब मैंने तुम्हें कई बार पढ़ाते समय ये भी समझाया था कि कुछ लिमिटेशन है डायमेंशनल फार्मूला की एनालिसिस की, क्या क्या है देखो। वी कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, तुम्हें कई बार बता चुका, कांस्टेंट की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। वी कैन नॉट फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन हैविंग लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर किसी चीज़ में लॉग है, कोई भी इक्वेशन में, समय लॉग जी अपान B² लिखा है, तो लॉग वाग लिखा है तो ये नहीं निकाल पाता। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में कोई समझ लो tan थीटा दे दिया, उसको डिराइव करो वो नहीं कर पाएगा। और एक्सपोनेंशियल माने ई की पावर में, बड़ी क्लास में पढ़ोगे ई क्या होता है, तो जैसे ई की पावर cos x, ई की पावर 5, ऐसे कोई टर्म्स दिए वो नहीं निकाल पाता। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। तो एक लिमिटेशन ये हो गई कि फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन ऑफ, है ना, having logarithmic trigonometric and exponential, we cannot find out an expression for अब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का नहीं पा सकते। समझ लो कोई लिखा है कंपोजिट माने जुड़े हुए, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखा, बीच में प्लस लगा, मैं बोलूँ डिराइव करो, नहीं डिराइव कर पाओगे, लेकिन वो अलग अलग डिराइव करना पड़ेगा, समझ गए। तो कंपोजिट रिलेशन का नहीं निकाल सकते। फिर इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 थिंग्स वी कैन नॉट फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर इट। अब हमें मालूम 3 चीज़ पे डिपेंड करती है, उसके निकालते, कोई मास पे, लेंथ पे, टाइम पे। अब इसके अलावा कोई चीज़ डिपेंड कर रही तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 थिंग्स वी कैन नॉट फाइंड आउट रिलेशन फॉर इट, हम उसके लिए रिलेशन नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार फिर अगला देखो एक और है, सम फिजिकल क्वांटिटीज हैव सम सेम डायमेंशंस, देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ द बोथ साइड्स should be equal is a necessary condition but not sufficient condition। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डायमेंशन सेम होती। अब तुम डायमेंशन चेक कर रहे हो, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेकिन पता चला कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है दोनों की क्या हो रही है तुम्हारे स्टूडेंट, दोनों साइड उसका नाम के डायमेंशन सेम है। तो हमें समझ नहीं आएगा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इधर है कौन उधर है। तो ये जो हम इक्वेट करते हैं कि बोथ साइड्स हैविंग सेम डायमेंशन, इट इज़ ए नेसेसरी कंडीशन, पर पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है, इट इज़ नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। तो थैंक्स स्टूडेंट, we completed all the applications of dimensional analysis. We will meet in next class. Thanks for joining the class.